जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, मैं काफ़ी समय से भ्रष्टाचार के ऊपर आप लोगों से अपनी बातें रख रहा था और मैंने एक संकल्प के तहत एक कुछ विश्राम लिया था। विश्राम थोड़ा लंबा हो गया, तो मैं अब आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज मैं अपने जो भ्रष्टाचार के इस संग्राम में मैं प्रारंभ करूंगा भारत के संविधान से। साथियों, भारत का संविधान, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका प्रेम्बल उद्देशिका जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, हम लोग सबसे पहले उस उद्देशिका को पढ़ेंगे, उसको चर्चा करेंगे, उसको समझेंगे, फिर अपनी बातें मैं आगे रखूँगा। भारत का संविधान उद्देशिका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेम्बल। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। अब इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं। Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of the thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. दोस्तों, जैसा कि संविधान मैंने आप सभी लोगों को पढ़ करके हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषा में सुनाया। आप लोग स्वतः भी इसको पढ़ सकते हैं और कई बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। आज मैं यह इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मैंने आपसे बातें प्रारंभ में की और काफ़ी समय से कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी नींव 42वें संशोधन 1976 से पड़ी थी, जब संविधान में एक बड़ा परिवर्तन किया गया और जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी कहा जाता उस संशोधन को। इस संशोधन में जो महत्वपूर्ण बात आई थी कि इसमें दो शब्द सोशलिस्ट एंड सेकुलर को सॉवरन और डेमोक्रेटिक के मध्य जोड़ा गया और इसको किया गया सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब इसके बाद जो बात की गई उसमें आती है इंटेग्रिटी, जो चेंज था यूनिटी ऑफ द नेशन। यूनिटी ऑफ द नेशन को परिवर्तित करके किया गया यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। अब इन दो बातों को समझिए, क्यों कहा जा रहा है कि हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस 1976 में यह स्वीकार किया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक महत्वपूर्ण अंग है और यह निर्णय 13 जजों की बेंच में आया था।
13 जजों की बेंच में यह निर्णय जब आया तो आप ये समझ सकते हैं कि प्रियम्बल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। भारत सरकार बनाम LIC ऑफ इंडिया 1995 में पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस चीज़ को स्वीकारा। अब हम आते हैं संविधान की धारा 368 आर्टिकल 368 पे, जो ये कहता है कि प्रियम्बल में संशोधन हो सकता है। यह शक्ति प्रदान कर रहा है कि इस प्रियम्बल में संशोधन हो सकता है, लेकिन एक उसके संग उन्होंने राइडर लगा रखा है, उसके ऊपर एक बंधन है। वह क्या है? वह यह है कि इसके मूल स्वरूप बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अब आती है बात कि किस तरीके से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्दों को डालने से इसमें 42वें संशोधन में 1976 में जैसे ही इसको प्रियम्बल में डाला गया तो यह पूरी तरीके से इसके मूल स्वरूप को बदलता है। इस चीज़ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया कि जब इसका मूल स्वरूप ही बदल गया तो आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन का वह कहाँ पे आया संज्ञान में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसकी आड़ में जो शब्द जोड़ा गया यूनिटी ऑफ द नेशन को बदल करके यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को अगर बहुत ध्यान से देखें तो इसमें यह संशोधन है, बदलाव नहीं है। इन दोनों चीज़ों को आप समझ रहे हैं किस तरीके से खेला गया 1976 के 42वें संशोधन में। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब चीज़ें इस तरीके से की जाती हैं और इस तरीके से परिवर्तित किया जाता है तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के भविष्य के संग खेला जा रहा और कितना नुकसान किया गया है। अब बहुत से लोगों का यह मानना है सोशलिस्ट और सेकुलर आने से क्या नुकसान हुआ, हम इसी पे आज चर्चा करेंगे। जब संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को क्या कहते हैं यह संविधान को अडॉप्ट किया और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी किया। 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 के बीच में भी इसमें परिवर्तन किया गया था और पूरा का पूरा 1950 में जब स्वीकार किया गया तो ये पूर्ण परिवर्तन का संघ था और उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्दों की कोई जगह नहीं थी। और ये पूरी की पूरी संविधान सभा में विस्तृत चर्चा के बाद निर्णय लिया गया था। इसको 1976 में अपने राजनीतिक लाभ के लिए डाला और हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर चिर निद्रा में पड़ा रहा, उसने कोई संज्ञान नहीं लिया। मैं थोड़ा सा इससे अभी वर्तमान की स्थिति में बात कर रहा हूँ। लोकसभा से पारित, बहुमत से पारित विधेयक जो कि अब कानून बन गए हैं, उसको रोक लगाने का तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय साहस जुटाता है, जबकि उसमें बगैर चर्चा के कि वह किसान विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, क्या है। लेकिन इस चीज़ पे आज तक सर्वोच्च न्यायालय ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया कि इन दो शब्दों के अंदर डालने से सोशलिस्ट और सेकुलर संविधान की पूरी मूल भावना ही बदल गई। अब इस परिवर्तन से और जब इस संविधान को अडॉप्ट किया गया, अंगीकृत किया गया, स्वीकारा गया, उस समय सभी को, जितने भी इसमें सम्मिलित लोग थे, सभी को मालूम था कि भारतवर्ष का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान बना करके अलग हुआ था और हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष था। यहाँ के नेताओं ने अपनी एक ऐसी सोच के चलते उन सभी को यहाँ रहने के लिए अवसर प्रदान किया कि जो यहाँ रहना चाहते हैं रह सकते हैं और अन्य धर्म के लोग, विशेषतः मुसलमान भी यहाँ पे रहे, जबकि एक मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना हो चुकी थी।
इस पे मैं अभी चर्चा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, कहे कि ये जो संविधान के संग छेड़छाड़ की गई ये आवश्यक है और इसने किस तरीके से हमारे देश में भ्रष्टाचार को फैलाने में और प्रचारित प्रसारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसको समझें। जब राष्ट्र को आप इस तरीके से परिवर्तित कर दें कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, पहली बात इसकी मूल भावना राष्ट्र का जो विभाजन हुआ धर्म के आधार पर हुआ था। समाजवादी सोशलिस्ट आप जब बात करते हैं और पंथ निरपेक्ष सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तब महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान देनी है वह यह है कि समाजवाद का अर्थ यह कतई नहीं है कि आप सारे के सारे सामाजिक या अन्य वस्तुओं पे किसी धर्म विशेष या पंथ विशेष या किसी विशेष को सारी की सारी सुविधा प्रदान करें। और पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का कहीं पे भी अर्थ नहीं है कि किसी विशेष समुदाय के लोगों को सड़कों पे जहाँ चाहे वहाँ पे मजार बना करके, अपने धर्मस्थली बना करके, लाउड स्पीकर लगा करके उसकी पूरी छूट मिले। और इस तरीके से, जबकि यह स्पष्ट था कि भारतवर्ष का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। आपको सब चीज़ की व्यवस्था स्वतंत्रता हो सकती है, व्यक्ति की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की, सबकी, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। आप यह सब करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप अपने घर के अंदर, अपने दीवार के अंदर करिए। आपको कोई विशेष यहाँ पे सुविधा या छूट नहीं है, लेकिन दी गई। तो ये तो मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है। कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इनको ये छूट दी जाएगी? आप संशोधन करके आपने पूरे के पूरे संविधान के संग खिलवाड़ किया, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं पे भी कुछ नहीं संज्ञान लिया। आज तक इस चीज़ पे कोई भी उसके पुनर्निरीक्षण कर उस पर संशोधन की और उसके मूल रूप में वापस लेने की आज तक बात नहीं की है। क्यों? अब इसी संविधान को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए। संविधान का जो प्रियम्बल, जो कि 1976 में 13 विद्वान न्यायाधीशों के पीठ में और 1995 में LIC, भारत सरकार बनाम LIC ऑफ इंडिया के केस में सर्वोच्च न्यायालय की जो विचार आए थे वह यह थे कि प्रियम्बल हमारे संविधान का महत्वपूर्ण अंग है, हम इसको इससे अलग नहीं कर सकते। अगर यह सब बात है तो इन लाइनों को और विशेष रूप से ध्यान से देखिए कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए आपको प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इन सब की जब बात करते हैं, इक्वालिटी कहाँ रह गई? जैसे आप आरक्षण लाते हैं, मूल भावनाएं तो अपने आप आहत हो गई। इसकी भावनाओं को अगर आपको वाकई रूप वास्तविकता में इसका आदर करना था, सम्मान करना था, तो आपको सुविधा देनी चाहिए थी जो वंचित वर्ग के लोग थे या ऐसे लोग जो जिनके पास क्षमता नहीं थी कि उच्च शिक्षा या शिक्षा प्राप्त कर सकें या जा सकें। इसका प्रयास तो नहीं किया गया, लेकिन आरक्षण डाल दिया गया। क्यों? ये कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन की इस भावना के अंतर्गत आता है? इन सब चीज़ों को अगर समझा जाए और देखा जाए, आरक्षण, फिर जातिगत आरक्षण, माइनॉरिटी का टैग दे करके, ये सब चीज़ें करके पूरी की पूरी संविधान की मूल भावनाओं के संग छेड़छाड़ किया गया है। हम लोगों को आज जगना पड़ेगा और सभी से मेरा निवेदन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से अब सब लोग यह पूछें
विभिन्न माध्यमों से, PIL के माध्यमों से, कि ये जो मूल भावना के संग संविधान के प्रियम्बल की जो मूल भावना है, संविधान की मूल भावना है, उसके संग जो छेड़छाड़ की गई है उसमें कब सुधार लाया जाए, उसे पुनः कब परिष्कृत किया जाए, और कब उसमें मूल रूप से भावना थी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये कहीं पे भी BSP या सपा के लिए नहीं थी। यह थी समस्त भारतवासियों को एक समान अवसर उत्पन्न कराकर देने की, सबको समान बनाने की नहीं। आप यहाँ पे सबको समान बनाने की बात कर रहे हैं और पूरे के पूरे भारत में आपने एक ऐसा मंथन कर रखा है कि जिसका उपचार अब आवश्यक हो गया है। मेरा भारत सरकार से, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों से, राज्यसभा के सदस्यों से, सभी से निवेदन है कि इस विषय पर गंभीरता से पुनर्विचार करें और भारतीय संविधान की मूल भावनाओं को, जो कि इसके प्रियम्बल में, इसके उद्देशिका में स्पष्ट रूप से निहित है, उसको पुनः प्रतिस्थापित करें और नए सिरे से इसमें सुधार लेकर के आएं। वर्तमान में जो चल रहा है इस पे मैं चर्चा अवश्य करूंगा। जो राष्ट्र में कभी शाहीन बाग, कभी किसान, ये सब आंदोलन लेकर के जो चल रहा है, इस पे बाद में चर्चा करूंगा अगले YouTube वीडियो पे। इस पे मैं कुछ और बातें भी आपके समक्ष रखता हूं। साथियों, आप लोगों ने जैसा भारत के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पूरा मेरे संग पुनः पढ़ा, देखा, अब इसमें जो महत्वपूर्ण बातें आ रही हैं वो क्या? संविधान ने हमें एक उसके विशेषता, उसके प्रियम्बल उद्देशिका ने हमें इस संविधान की संपूर्ण मूल भावना से हमें अवगत कराया, सूक्ष्मता में विस्तार से बताया। इसके हर शब्द अपने आप में बहुत ही विस्तृत अर्थों को, भावनाओं को संजोए हुए है। उसको किस तरीके से छिन्न भिन्न किया गया स्वतः के राजनीतिक उद्देश्यों और लाभों के लिए, मैंने इस चीज़ पे चर्चा की। अब आपसे जो मैं कहने जा रहा हूँ अत्यंत महत्वपूर्ण है। भ्रष्टाचार से इसका क्या संबंध? यदि भारत सरकार ने 1950 से ही जो वंचित वर्ग के लोग हैं या असक्षम लोग हैं, बगैर जाति, भाषा, धर्म किसी को भी देखे, जो कि हमारी संविधान की मूल भावना है, उसके अनुरूप कानून बनाए होते, उनका निर्माण किया होता और वह सुविधाएं उपलब्ध कराई होती और उस पर कार्य किया होता, तो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता। सभी के सभी विभिन्न जगहों पे वही लोग आते जो वास्तविक रूप से उस जगह के लिए हैं, किसी विशेष लाभ से नहीं। अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि जिस व्यक्ति को कार चलानी नहीं आती या वाहन चलाना नहीं आता, आप उसको वाहन चालक का एक लाइसेंस अनुज्ञप्ति पत्र दे दें और वह गाड़ी की स्टीयरिंग पे बैठ जाए और किसी तरीके से धक्का मार करके कुछ करके उसको थोड़ा बहुत सिखा दिया, तो क्या रास्ते में दुर्घटनाएं नहीं बढ़ेंगी? एक छोटी सी बात रखी मैंने, इसे समझिए। ये संविधान की मूल भावनाओं के संग खेलते ही हमारे राष्ट्र में महत्वपूर्ण जगहों पे, सभी ऐसे स्थान पे वह लोग पहुंच गए हैं जो इसके सक्षम नहीं थे, इसके लिए सक्षम नहीं थे। इस कारण से सारी की सारी व्यवस्था कहाँ काम करने लगी, किस तरीके से यह कार्य करने लगी। अब आप इसको अगर समझेंगे तो इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब पूरा का पूरा तंत्र लगा हुआ है इस व्यवस्था को बचाने में, आगे ढकेलने में। ना,
हम लोग संविधान और भारत की स्वतंत्रता की मूल भावनाओं को विशेषतः संविधान की मूल भावना कि यह लोकतंत्र है, तंत्र लोक नहीं। लोकतंत्र मतलब लोगों से जो सिस्टम चले, लोगों को, जनमानस को सम्मिलित करके लोकतंत्र। लेकिन अब इन नेताओं ने इसको तंत्र लोक बना दिया है। अब जो लोग हैं तंत्र से चलेंगे, जो बैठे हुए लोग हैं पदवियों पे, ये लोग के लिए नहीं है। तो किस तरीके से मूल भावनाओं के संग पूरी खिलवाड़ की गई, इसको ना तो हमारा सर्वोच्चतम न्यायालय देख पा रहा है, ना भारत सरकार देख पा रही है, और हम क्या कहें हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, जिनको कि हम लोग चुनते हैं अपने कार्य करने के लिए, राष्ट्र के कार्य के लिए, राष्ट्र हित के लिए, उन लोगों के भी ये समझ में नहीं आ रहा है। तो अंततः हम लोगों को अब अपनी बातों को बड़े स्पष्ट रूप से, बड़े प्रभावी ढंग से हर मंच पर, हर स्तर पर रखना होगा। इससे मैं पुनः सभी जितने भी हमारे समाज सेवी, राष्ट्र चिंतन में लगे हुए लोग, जो वास्तविक रूप से अब भारत में एक सार्थक परिवर्तन लाना चाहते हैं, और वर्तमान सरकार जो कि प्रतीत होता है कि यह राष्ट्र में एक परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन लाना चाह रही है, सभी से यह निवेदन, अनुरोध, विनती है कि तत्काल संविधान में अनावश्यक अनुच्छेदों को, धाराओं को हटाया जाए, और ये जो 2 शब्द डाले गए हैं इस यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की आड़ में, उन दोनों शब्दों को हटाया जाए। इसने हमारे संविधान की, हमारे राष्ट्र की संरचना की मूल भावनाओं को बहुत ही उच्च स्तर तक क्षतिग्रस्त किया है। आज नहीं तो कब, अभी नहीं तो कब। तो साथियों, भ्रष्टाचार कहाँ से शुरू होता है? भ्रष्टाचार का प्रारंभ शुरू होता है ऊपर से। तो सुधार कहाँ से आवश्यक है? ऊपर से। छोटा सा उदाहरण, गंगा को पानी जो है बहाव गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में है। इसी प्रकार सभी नदियों का बहाव ऊपर से नीचे की तरफ है। आज अगर बात की जाए कि बंगाल की खाड़ी से इस गंगा नदी को वापस गंगोत्री तक ले जाया जाए, क्या यह संभव है? कभी संभव नहीं। हम काम वही कर रहे हैं कि हम बंगाल की खाड़ी से गंगा को, कहने का अभिप्राय यह है कि हम ये चाहते हैं कि सुधार नीचे के स्तर पे आए। अरे पहले ऊपर के स्तर पर तो सुधरें। ये जो तथाकथित प्रशासनिक सेवाओं के राजनीतिक लोग, बाहुबली, जो इस तरीके के लोग हैं, सुधार उस स्तर पे होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पे होना चाहिए। वहाँ पे जब तक सुधार नहीं आता है तब तक कुछ नहीं होगा। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। हमारी कानूनी प्रक्रिया कितनी अच्छी है कि अगर आप बहुत ही शक्तिशाली हैं, बाहुबली हैं, या आपकी पहुँच है ऊपर तक और आप पैसा खर्च कर सकते हैं, तो कानून आपके सामने बेबस हो जाता है। उसका उदाहरण यहाँ के ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में चल रहे बहुत से ऐसे प्रकरण, खुलेआम नियमों का उल्लंघन हो रहा है और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय उस पर आंख मूंद लेता है। कारण बड़े लोग, बड़ी पहुंच। संविधान में जब बदलाव आएगा और इसको पुनर्स्थापित किया जाएगा लोकतंत्र के रूप में, तंत्र लोक की परिपाटी तत्काल समाप्त करनी पड़ेगी। यह तंत्र लोक नहीं है। ये समस्त प्रशासनिक सेवाओं को, पुलिस प्रशासन को, शासकों को समझना होगा, यह लोकतंत्र है। साथियों, भ्रष्टाचार के जो मैं प्रकरणों पर अपने बात रख रहा हूँ वह इसी प्रकार से रखता रहूँगा, आपके समक्ष आता रहूँगा। मैंने गत समय में आप लोगों से जिला भदोही संत रविदास नगर के गोपीगंज के एक गांव जगन्नाथपुर के में उत्पन्न हो रहे नए भूमाफियाओं के बारे में भी बात की थी। उस पर भी विस्तार से मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। क्या है कि हमारा
भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पे पूरी तरीके से सो रहा है। तालाबों को लोग जबरन कब्जा करके उसको पाट करके अपने रहने की जगह बना रहे हैं। पानियों की समस्या विकट होती चली जा रही है। इसी प्रकार से बिजली विभाग में चल रही अनियमितताएं और नियमों के प्रति उदासीनता, सब कुछ होने के बाद भी क्या इसमें कहीं हमारा प्रशासन, पुलिस, न्यायपालिका उत्तरदायी तो नहीं? इसी पे चर्चा करूँगा एक एक करके। तब तक आप सभी लोगों से मेरा नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।